MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। राष्ट्र सर्वोपरि में स्वागत है आपका। पहलगाम हमले में अपनों को खोने वाले ही नहीं बल्कि पूरा देश आज दुबई में इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच के खिलाफ। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को हर तरह से पटखनी दी और पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते को खत्म कर दिया। तो क्रिकेट का रिश्ता, इस सवाल के जवाब तलाशेंगे और आपको उन लोगों का गुस्सा दिखाएंगे जो अपनी टीवी स्क्रीन तोड़ रहे हैं, सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही बात होगी उस पाकिस्तान की जो एक बार फिर अपने आतंकी ठिकाने को खड़ा करने की कवायद में जुट गया है। आपको दिखाएंगे कैसे लश्कर अपने उस टेरर बिल्डिंग को बनाने के काम में लग गया है जिसे भारत ने मिट्टी में मिला दिया था। इसके अलावा आपको दिखाएंगे बनावटखोर गैंग की साजिश और ताज नगरी में हुए मॉब लिंचिंग की घटना भी, जिस पर विपक्षी दलों ने चुप्पी साध रखी। और इस वक्त कई लोग इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख रहे होंगे, लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह मैच देखना जरूरी है? आखिर क्या मजबूरी है पाकिस्तान के साथ खेलने की, जबकि अब वही पाकिस्तान है जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों की जान ली, धर्म पूछकर उन्हें मार डाला। आप कैसे उनको अपने सामने देख पाओगे? मेरे को तो ये पूछना है इनसे। जिस दिन पाकिस्तान को पूरा खत्म कर दिया जाएगा, जिस दिन इसको हमारे देश में शामिल कर लिया जाएगा, हम आपके साथ क्रिकेट खेल पाएंगे। देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। दुबई में इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच के खिलाफ देश में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है। पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। यह आक्रोश सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस बार आक्रोश इंडियन क्रिकेट टीम और BCCI के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ भी है। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से हर तरह के रिश्ते को खत्म कर दिया, तो क्रिकेट का रिश्ता क्यों? पहलगाम हमले में अपनों को खोने वाले आज यही सवाल पूछ रहे हैं। बायकॉट करें इस मैच को, ना देखें इस मैच को। अगर आप इस मैच को नहीं देखेंगे, व्यूअरशिप नहीं बढ़ाएंगे, तो शायद उनको समझ में आएगी कि उनका देश कितना गुस्से में है उनसे। मुझे नहीं समझ में आता कि क्या मजबूरी है इसके पीछे कि इंसान ये भूल चुका है कि उसके देश के 26 लोग अभी शहीद हुए थे और आप मैच खेलने के लिए अग्री कर रहे हो। आप कैसे उनको अपने सामने देख पाओगे? मेरे को तो ये पूछना है इनसे। ये भारत पाकिस्तान की मैच नहीं खेलनी चाहिए। और अभी तो नरेंद्र मोदी सिंदूर ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये मैच की क्या कहाँ से बात आती है? बात आनी नहीं चाहिए। दुबई में जब मैच की तैयारियां चल रही थी तो भारत की इन तस्वीरों को देख लीजिए। लोग इस मैच को रोकने की मांग करते हुए सड़क पर उतरे हैं। यह हाल दिल्ली, मुंबई, भोपाल और जम्मू सहित देश के हर हिस्से में दिखा। सबसे पहले हम आपको भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां मैच से नाराज लोगों ने अपना आक्रोश जाहिर किया। इस दौरान युवाओं ने पाकिस्तान का पुतला भी दहन किया। इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ भी बढ़ चढ़कर लोग इस मैच के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो झंडा है उससे जलाया जा रहा है। सारे व्यवहार मैत्रीपूर्ण केवल मित्रों के साथ होते हैं, दुश्मनों के साथ नहीं हो सकते। और ऐसे किसी देश के साथ हम क्रिकेट के हम कोई संबंध नहीं रखना चाहते। हमें उनसे किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं करनी है। मात्र एक ही खेल उनके साथ हो सकता है, वो उनको खत्म करने का खेल। जिस दिन पाकिस्तान को पूरा खत्म कर दिया जाएगा, जिस दिन इसको हमारे देश में शामिल कर लिया जाएगा, हम आपके साथ क्रिकेट खेल पाएंगे। अब हम आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ लक्ष्मीनगर इलाके के लोग पाकिस्तान के साथ मैच का विरोध करते दिखे। इस दौरान लोगों ने असीम मुनीर की तस्वीर जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया।
तमाम जो लोग हाथ में तख्ती लिए इस मैच का विरोध कर रहे हैं और इन पोस्टर्स पे जब आप नजर डालेंगे तो इसमें साफ तौर पर लिखा है क्रिकेट का जुनून या राष्ट्र का सम्मान। और आप हाथ में देखेंगे कि पाकिस्तान का झंडा हो और आसिम मुनीर की फोटो यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जलाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। पाकिस्तान से हमारी वैसी तनातनी रहती है, हमने उसको मारा, ये मैच हमारे हिसाब से बिल्कुल बेकार हो रहा है, कोई हम नहीं देखेंगे, हम इसका बहिष्कार करते हैं। अब मुंबई की इन तस्वीरों को देख लीजिए, यहाँ भी लोग भारत और पाकिस्तान के मैच के खिलाफ गुस्से में नजर आए। इन लोगों ने तो टीवी पर मैच नहीं देखने तक का फैसला कर लिया। जन भावनाओं को दुखी करके किसी प्रकार के खेल का सपोर्ट करना, ये इस प्रकार की जो धारणा है उसका हम विरोध करते हैं और इस खेल का इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। जो मैच रखा गया है उसका हम निषेध करते हैं कि जो भावना है जनता की उनको ठेस पहुंचने का काम कर रहा है और मैं जनता से यही निवेदन करता हूं कि आप मैच ना देखें। अब आप जम्मू की इन तस्वीरों को देख लीजिए, यहाँ बजरंग दल के लोगों ने मैच देखने का बहिष्कार किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जम्मू में आप देखिए यहाँ पर जो है बजरंग दल विरोध प्रदर्शन कर रहा है। भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ जो पुतला है वो भी जलाया जा रहा है। मांग इनकी ये है कि बीसीसीआई जो है उसने आखिरकार भारत और पाकिस्तान के मैच के लिए हामी क्यों भरी, क्या कारण था। सभी इसका विरोध करें और बाइकआउट करें भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को। भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ देश के लोगों में आक्रोश तो है ही, विपक्षी दलों के नेता भी इस मैच को देखने के बहिष्कार पर अड़े। उन्होंने सरकार से इस मैच के प्रसारण तक को बंद करने की मांग उठाई। हम खेल चाहते हैं, खेल भावना को परिचय देना चाहते हैं, लेकिन देश के नौनिहालों के खून की कीमत पर नहीं। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ देश की महिलाओं में भी आक्रोश दिखा। महिलाओं ने सिंदूर उजाड़ने वाले देश के साथ मैच खेलने का विरोध किया। यानी भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ पूरा देश एक साथ खड़ा है, लेकिन राष्ट्र की भावना की अनदेखी कर यह मैच खेला जा रहा है। ऐसे में सरकार को राष्ट्र की भावना का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्र के लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ मैच हो तो इस मैच को रद्द कर दिया जाना चाहिए, जिससे पाकिस्तान को एक बार फिर कड़ा संदेश जाता। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान का पतंग बना दिया। ऐसा पतंग जो फट चुका है, जो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा और सपने उड़ान भरने की देखता है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपने फितरत से बाज नहीं आ रहा। मुल्ला मुनीर की फंडिंग से आतंकिस्तान एक बार फिर अपने टेरर कैंप्स को खड़ा करने की कवायद में जुट गया है। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान से ऐसा बदला लिया कि पाक अभी तक दर्द से कराह रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो तबाही मचाई, पाकिस्तान अभी तक उसकी भरपाई नहीं कर पाया है। आतंकियों के जिन ठिकानों को तबाह किया गया, अभी तक वहां से मलबा हटाया जा रहा है। जो लोग भारत के एक्शन पर सवाल उठाते हैं, उन्हें पाकिस्तान की इस तस्वीर को देखनी चाहिए। पाकिस्तान में तबाह हुए मरकज तैयबा की इमारत से अभी तक मलबा ही हटाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसमें मुरीदके का लश्कर मुख्यालय मरकज तैयबा भी शामिल था। भारत ने लश्कर मुख्यालय पर जबरदस्त बमबारी की, जिससे 3 मंजिला आतंकी ठिकाना धुआं धुआं हो गया था। अब मलबा में तब्दील मरकज की नई तस्वीर सामने आई।
लश्कर आतंकी अपने मुख्यालय से मलबा हटाते दिखे। 7 सितंबर को मरकज तैयबा की बची हुई इमारत को हटाया गया। 3 मंजिला इस इमारत को पूरी तरह गिरा दिया गया। आतंकी ढांचे को गिराने में 5 जेसीबी मशीनें लगी। मरकज में बने आतंकियों के कमरे भी जमींदोज कर दिए गए, यानी आतंकी ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में जो लोग वहाँ मारे गए थे उनको वहाँ के ISI के ऑफिसर्स ने कंधा दिया था, उन्हें शहीद डिक्लेयर किया था और अब उसको दोबारा बनवा रहे हैं। भारत ने आतंकियों पर जो चोट की वो उसे कभी भुला नहीं पाएगा। हालांकि आतंकी एक बार फिर से अपना मुख्यालय खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए फंड जुटाने का काम भी जारी है। पाकिस्तान सरकार ने मरकज तैयबा को फिर से खड़ा करने के लिए 4 करोड़ रुपए की सहायता दी। हालांकि इस इमारत को दोबारा बनाने में लगभग 15 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। बाकी पैसे जुटाने के लिए आतंकी बाढ़ पीड़ितों के लिए मानवीय सहायता की आड़ में धन उगाही कर रहे हैं। इसके लिए घर घर जाकर पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। ऑनलाइन अभियान चलाकर भी चंदा जुटाया जा रहा है। यानी कंगाल पाकिस्तान में आतंकी अब बाढ़ पीड़ितों के लिए मिलने वाली मानवीय मदद पर भी डाका डाल रहे हैं। IMF से इनको रकम मिली थी, उस रकम के अंदर से ही पाकिस्तानी सेना और लश्कर के और जैश ए मोहम्मद के लोग जिन जिन आतंकवादियों को इन अटैक के अंदर मारा गया था भारतीय सेना द्वारा, उनके घरों में जाके पैसा बांट रहे थे। और यही नहीं, 100 करोड़ के करीब मुरीद के अंदर लश्कर ए तैयबा, खासकर हाफिज सईद का जो हेडक्वार्टर था, उसको वापस से बनाने की मुहिम जो है पाकिस्तानी सेना ने शुरू कर दी। भारत पर पाकिस्तान ने जब जब चोट की, भारत ने उसे जबरदस्त तरीके से सबक सिखाया। उरी अटैक के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को खत्म किया। उरी अटैक के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों का खात्मा किया। पुलवामा के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकाने सहित सैकड़ों आतंकियों का नामो निशान मिटा दिया। और पहलगाम के बाद तो भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे खाक कर दिए। भारत ने हर बार अपनी जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को बता दिया कि नया भारत झुकने वाला नहीं है, नया भारत घर में घुसकर मारता है। हर दिन, आई रिपीट, हर दिन लाखों लोग हवाई सफर करते हैं, मोटी रकम खर्च कर टिकट खरीदते हैं और भरोसे की उड़ान भरते हैं। लेकिन इस सफर में अगर लापरवाही हो तो सीधे मौत दस्तक देती। बीते दिनों अहमदाबाद में जो कुछ हुआ उससे भी डीजीसीए और एयरलाइन कंपनियां सबक नहीं ले रही। लखनऊ में जो हुआ वो इस बात की तस्दीक करता है। दुनिया भर में अगर कोई सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट माना जाता है तो वो है फ्लाइट। फ्लाइट में एक्सीडेंट का चांस लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन हाल के दिनों में फ्लाइटों में दुर्घटना की जिस तरह से खबरें आई हैं, उसने हवाई सफर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद डीजीसीए ने कई सख्त कदम उठाए। फ्लाइटों की जांच में सख्ती की गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात ही नजर आ रहे। हादसे के कुछ दिनों बाद तक इन सख्ती का असर दिखा, लेकिन फिर सिस्टम अपने ढुलमुल रवैये पर लौट आया, जिसकी वजह से यात्रियों की जान पर संकट के बादल छाए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट पर आज अहमदाबाद जैसा हादसा होते होते टल गया। यहां रनवे पर इंडिगो का विमान रफ्तार भरने के बाद टेक ऑफ नहीं कर सका। यह विमान लखनऊ से दिल्ली जा रहा था। इस विमान में कुल 151 यात्री सवार थे। हैरानी की बात यह है कि सपा सांसद डिंपल यादव भी इस विमान में सवार थी। विमान काफी देर तक रनवे पर ही खड़ा रहा। बाद में कैप्टन रनवे के अंतिम छोर से विमान को वापस ले आए। अब इंडिगो के इस विमान की जांच की जा रही। लेकिन सवाल यह कि आखिर क्यों विमान उड़ान नहीं भर सका? क्या बिना जांच के विमान को रनवे पर भेजा गया? आखिर इसमें गलती किसकी है?
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे एक जहाज को उसके पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया। दरअसल लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर यह घटना घटी। 11:10 के आसपास दिल्ली से जाने के लिए एक इंडिगो का जहाज उड़ने जा रहा था, लेकिन जब वो जहाज टेक ऑफ करने के लिए अपने रनवे पर आता है, पायलट जहाज उड़ाने से पहले बताया जा रहा है कि जो उसे थ्रस्ट था वो नहीं मिलता है। ऐसे में इमरजेंसी ब्रेक दबाता है, जहाज को रोकता है, एटीसी को जानकारी देता है और इस जहाज को वापस बे की तरफ लेकर जाया जाता है। अभी 2 दिन पहले ही मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो के विमान में बड़ा हादसा टल गया। यहां उड़ान भरते समय विमान का पहिया अलग होकर गिर गया, जिसके बाद पायलट ने एयरपोर्ट पर दोबारा इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इस दौरान पूरे एयरपोर्ट पर आपातकाल घोषित कर दिया गया। गनीमत रही कि इस इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित थे, लेकिन 2 दिन बाद ही लखनऊ एयरपोर्ट पर फिर से इंडिगो के विमान में तकनीकी खराबी कई सवाल खड़े कर दी। बताया जा रहा है कि जहाज में तकनीकी कमियों के चलते इस जहाज को टेक ऑफ करने से पहले रोक दिया गया और इसके बाद दूसरे जहाज से यात्रियों को दिल्ली भेजा गया। इंडिगो की तरफ से जानकारी दी गई है कि तकनीकी कारणों के चलते जहाज को बदला गया। जिस जहाज से पहले यात्री यात्रा कर रहे थे उसे रोक दिया गया। यात्रा करने के लिए उस जहाज में तकरीबन 151 यात्री थे। उत्तर प्रदेश से ही सांसद डिम्पल वर्मा, समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता, वो भी इस जहाज में मौजूद थी और जो पायलट है उसकी सूझबूझ के चलते एक बड़ी दुर्घटना होने से रुक गई। देश में विमानों की खामियों से न सिर्फ उड़ानें प्रभावित हो रही, बल्कि लोगों की जान पर भी खतरा बन रहा है। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि का सवाल यह कि आखिर लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आखिर विमानों की जांच सही से क्यों नहीं की जा रही? क्या विमानों की खामियों को इग्नोर किया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर डीजीसीए और इंडिगो को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर विमान सुरक्षित होंगे तो लोगों की जान सुरक्षित रहेगी। साल 2009 की बात, चीन में एक मिलावटखोर को फांसी की सजा दी गई, इसलिए क्योंकि उसने दूध में मिलावट की थी। लेकिन भारत में मिलावटखोरों को कड़ी सजा का कोई प्रावधान नहीं। शायद यही वजह है कि यहां धड़ल्ले से मिलावटी खाना तैयार किया जाता है। नकली पनीर, नकली घी, यहां तक कि नकली चावल भी बनने लगे। मिलावटी खाने से किसी की जान जाती है तो जाए, लेकिन मिलावटखोरी का यह धंधा मंदा नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे मिलावटखोर गैंग आपकी और हमारी सेहत से बेधड़क खिलवाड़ कर रहे हैं। भारत में मिलावटखोरी का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। यहां आपको हर चीज का असली और नकली दोनों वर्जन मिल जाएगा। मिलावटखोरी का गोरख धंधा सबसे ज्यादा खाने पीने के सामानों में देखने को मिलता है। हम आपको मिलावटखोरी से जुड़ी 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, बुलंदशहर और राजस्थान के दौसा से आई। सबसे पहले आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। यहां बवाना इलाके में एक नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये वही फैक्ट्री है जहां नकली देसी घी बनाने का काम चल रहा था। यहां घी में मिलावट के लिए मशीनें तक लगा दी गई थी। पुलिस ने जब इस फैक्ट्री पर छापा मारा तो वहां हजारों लीटर नकली घी रखा। दिल्ली में जो नकली घी बन रहा था उसे अवतार नाम की ब्रांडिंग से बेचा जा रहा था। फैक्ट्री के मालिक की पहचान माधव गुप्ता के तौर पर की गई, जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 7,600 लीटर नकली घी, 900 लीटर वनस्पति तेल, घी बनाने के गैस स्टोव और सिलेंडर, घी के डब्बों की पैकिंग सामग्री, खुशबू और रंग मिलाने वाले केमिकल्स, वजन और सील करने की मशीन के साथ साथ 2 मिक्सिंग मशीनें बरामद की। पुलिस अब फैक्ट्री मालिक की तलाश में जुटी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि नकली घी की सप्लाई कहां-कहां हुई। अब आपको बुलंदशहर में मिलावटखोरी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां ग्रेटर नोएडा खाद्य विभाग की निशानदेही पर बुलंदशहर एफडीए ने 10 क्विंटल मिलावटी पनीर जब्त किए। इस दौरान एफडीए की टीम ने पनीर की फैक्ट्री पर दूध और पनीर के सैंपल भी कलेक्ट किए। एफडीए की टीम ने 10 क्विंटल पनीर को नष्ट करा दिया, जिससे कि यह पनीर मार्केट में ना बेची जा सके। यहाँ मौके पर पनीर बनता हुआ पाया गया। दूध भी लगभग 15 कुंटल से ज़्यादा दूध था। हमने दूध और पनीर का
नमूना यहाँ से एकत्रित कराया है, साथ में जो डेयरी है पूरे प्रतिष्ठान की जांच कराई है। अब आपको राजस्थान के दौसा जिले की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ चुड़ियावास स्थित स्कूल में मिड डे मील के खाने से 50 बच्चे बीमार हो गए। आनन फानन में इन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से 15 बच्चों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शुरुआती जांच में खाने की खराब क्वालिटी की वजह से बच्चों के बीमार होने की बात सामने आई। डीएम ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। कारणों की अगर मैं बात करूं तो अगेन प्रिलिमिनरी कारण ये आया है कि संभवतः पोषाहार जो उन्होंने खाया था वो सब स्टैंडर्ड का था। इसकी वजह से उनको पेट दर्द और सर दर्द की शिकायत हुई थी। हमारे देश में मिलावटखोरी एक बड़ी समस्या है। चंद मुनाफे के लिए लोग दूसरों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं, लेकिन अगर देश में मिलावटखोरी का धंधा पनपेगा तो इसका इस्तेमाल कर लोग बीमार होंगे, जिससे राष्ट्र को नुकसान होगा। इसलिए आप सभी मिलावटी सामानों से दूर रहें और जो लोग मिलावटखोरी का धंधा करते हैं उन्हें भी राष्ट्र हित के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र मजबूत होगा तभी आप सब सुरक्षित रहेंगे। अगर किसी का नाम पूछकर उसे मारा जाए तो क्या कहें? अगर किसी की जाति पूछकर उसे पीटा जाए तो क्या कहें? अगर किसी बेसहारा हिंदू को घेरकर जान से मारने की कोशिश की जाए तो क्या कहें? तब गंगा जमुनी तहजीब के पैरोकार खामोश हो जाएंगे। तब मॉब लिंचिंग के नाम पर सियासत करने वाले खामोश हो जाएंगे। लेकिन हम और हमारे सवाल इस खामोशी को खबरदार करने आए। देखिए कैसे ताज नगरी आगरा में एक मासूम के साथ मारपीट की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, चोरी का आरोप लगाकर उसे बेइज्जत किया। और जीतू ने मुझे बचाया, तो एक बार नहीं तो ये मॉमडन की आदमी मुझे मार देंगे। मॉब लिंचिंग के नाम पर सियासत करने वालों को ये तस्वीर दिखना बंद हो जाएगी। मॉब लिंचिंग के नाम पर हिंदुओं को टारगेट करने वालों की जुबान अब सिल जाएगी। गंगा जमुनी तहजीब पर लेक्चर झाड़ने वाले अब खामोशी की चादर ओढ़कर सो जाएंगे। इसीलिए क्योंकि पिटने वाला हिंदू है और इसे पीटने वाले आरोपी मुस्लिम समुदाय के। आगरा की ताजगंज में अपने रिश्तेदार के घर से लौट रहे युवक को मुस्लिम समुदाय के दर्जनों युवकों ने चोरी का इल्जाम लगाकर पहले निर्वस्त्र किया, फिर लाठी डंडों से जान लेने पर आमादा हो गए और पास खड़ी भीड़ बनाती रही तो केवल वीडियो। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के युवकों ने हिंदू युवक रोहन को गालियां भी दी, जिसका विरोध किया गया तो उसकी जान लेने तक की कोशिश की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही नामजद आरोपियों में मोहसिन, शाहिद और इमरान समेत 1 दर्जन अज्ञात की तलाश अभी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि चोरी के शक में मारपीट की गई। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर जांच अभी जारी है, लेकिन एसएन मेडिकल में अपने जख्मों पर मरहम लगाते रोहन का परिवार अब पूछ रहा है कि कहां थे पुलिस जब रोहन को बदमाश पीट रहे थे? कहां था आपका सिस्टम? कहां थी समाज की समझ जब किसी की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था? पीड़ित रोहन का परिवार इंसाफ मांग रहा है और पूछ रहा है कि एक निहत्थे पर दर्जनों की भीड़ का हमला क्या ये वाकई रोहन के लिए था या उस समाज पर था जिसे कुछ कट्टरपंथी अपना दुश्मन अब समझ बैठे हैं? सवाल ये भी कि अगर चोरी का आरोप था तो रोहन को इस तरह पीटने का हक आरोपियों को किसने दिया? क्या भीड़ तंत्र से ये देश चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जगत गुरु रामभद्राचार्य का मेरठ में कथा के दौरान दिया गया बयान और इस बयान के बाद शुरू हुई कंट्रोवर्सी। आखिर रामभद्राचार्य ने ऐसा क्या कह दिया कि सबसे ज्यादा मिर्ची समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगी? देखिए हमारी इस रिपोर्ट। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है और वहां रहने वाला हिंदू धीरे धीरे
खतरे की गर्त में जा रहा है। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर आपको भी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। या फिर उत्तर प्रदेश में जब आप पूरब से पश्चिम की तरफ सफर तय करते हैं तो आपको ये लगता है कि आप सरहद पार कर रहे हैं। दरअसल ये सवाल आज इसलिए क्योंकि मेरठ के भामाशाह पार्क में जगत गुरु रामभद्राचार्य की कथा चल रही है और इस कथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जिन बातों को व्यासपीठ से बखान किया, उन बातों ने अब नए विवाद को जन्म दे दिया। रामभद्राचार्य ने कथा के वक्त जो कहा, पहले वो सुनिए। हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। बात हिंदुओं के न्याय से शुरू हुई, बात खत्म होती कि उससे पहले ही बातों के बीच में रामभद्राचार्य ने जो कहा, उसी से विवाद की मुख्य शुरुआत हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। प्रत्येक माँ बाप को, माता पिता को अपने पुत्र पुत्री को हिंदू धर्म के शिक्षा देनी ही पड़ेगी। धर्म की शिक्षा तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन पश्चिमी यूपी की तुलना पाकिस्तान से करने पर एसटी हसन भड़क गए। उन्होंने कहा कि वे इस तरह के बयान नहीं देंगे तो इनकी दुकान भला कैसे चलेगी। हम सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान बता रहे हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं? रामभद्राचार्य का पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान जैसा बताना और एसटी हसन का पलटवार करना, ये तय है कि विवाद यही नहीं थमने वाला। लेकिन देश में कई इलाकों की डेमोग्राफी को बदले जाने की तमाम चर्चाओं के बीच रामभद्राचार्य का ये इकलौता बयान नहीं है और इन बयानों को धार भी वहां लगातार एक समुदाय की बढ़ रही आबादी खुद दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान पर घमासान छिड़ा है। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस मामले पर कई बयानबाजियां हुई। आगे बढ़ते हैं। काशी में मौजूद बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के लिए साधना कर रहे हैं। बाबा ने मणिकर्णिका घाट पर घंटों तक तपस्या की और तपस्या के बाद बाबा ने कहा कि अब भारत को औपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने का समय आ गया। हालांकि मोहन भागवत ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि भारत बिना घोषणा के हिंदू राष्ट्र है, लेकिन यह साफ है कि ऐसी घोषणा उन तत्वों को परेशान करेगी जो सेक्युलर भारत का राग अलापते हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना, बाबा बागेश्वर की साधना, मणिकर्णिका घाट, बाबा बागेश्वर का पाठ। तस्वीरें बाबा बागेश्वर की साधना की हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर वाराणसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, वहां पूजा अर्चना की, लेकिन सबसे पहले मणिकर्णिका घाट गए। सूरज ढलते ही बाबा बागेश्वर मणिकर्णिका घाट पहुंच गए। वहां शवदाह घाट के किनारे बैठे और साधना शुरू कर दी। बाबा बागेश्वर मणिकर्णिका के शवदाह घाट के पास बैठकर रात भर साधना करते रहे। लोग हैरान थे कि बाबा किस साधना में लीन है।
बाबा बागेश्वर शवदाह घाट पर बैठकर कौन सी साधना कर रहे हैं और क्या ये साधना तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई है? दरअसल मणिकर्णिका घाट पर उनके दादा गुरुजी का शवदाह स्थल है और वहीं सतुआ बाबा आश्रम है, जहां रात भर बैठकर बाबा बागेश्वर ने ध्यान साधना और पूजा की। मन की एकाग्रता से आने वाली शांति को पाने का रास्ता ही है ध्यान, और यही ध्यान अष्टांग योग के अंतिम चरण में योगी समाधि की अवस्था पा लेता है। ध्यान योग का महत्वपूर्ण अंग है जो तन, मन और आत्मा के बीच एक संबंध बनाता है। अंग्रेजी में इसे मेडिटेशन कहते हैं। बाबा बागेश्वर ने भी यहीं ध्यान साधना की और पूजा अर्चना के साथ उनकी साधना खत्म हुई। इसके बाद गंगा नदी में नहाकर काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद एक बार फिर बाबा बागेश्वर ने हिंदू और हिंदुत्व पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू एकता का कार्य करते हुए घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना बेहद जरूरी है। आज देश और प्रदेश में मंदिरों की भव्यता देखते हुए स्पष्ट होता है कि जहां सनातनी हो वहां प्रजा से लेकर देश निरंतर प्रगति पथ पर चलता है। भगवाधारी बहुत अच्छे होते हैं, जिसे बुरा लगे वो मेरी हवेली पर आ जाए। दुनिया भर में हिंदू विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, लेकिन कुछ पश्चिमी विचारधारा और कम्युनिस्ट बुद्धि के लोगों ने दिशा गलत कर दी। बांग्लादेश में भी हिंदुओं का नरसंहार किया गया। पाकिस्तान में तो नाम मात्र के हिंदू बचे हैं। हम चाहते हैं कि नेपाल के साथ ही भारत भी हिंदू राष्ट्र हो जाए। दरअसल बाबा बागेश्वर 2010 से साल भर में एक बार काशी जरूर आते हैं। इस दौरान वो महादेव का अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन शवदाह घाट पर उनकी साधना की ये तस्वीरें पहली बार सामने आई तो पता चला कि वो दादा गुरुजी के शवदाह स्थल पर ध्यान साधना कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ राष्ट्र सर्वोपरि में फिलहाल इतना है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH